हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्कॉलर्स हेवन। आज हम इग्नू में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्यूडलिज्म एज अ मोड ऑफ प्रोडक्शन देखेंगे। लेकिन उसे समझने से पहले हम फ्यूडलिज्म के बारे में कुछ समझेंगे, क्योंकि बेसिक नॉलेज होना उसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम जानेंगे कि फ्यूडलिज्म में सबसे पहले कौन आते थे। तो सबसे पहले आते थे किंग्स, फिर आते थे नोबल्स। किंग्स जो थे वो अपने लैंड को, जिसको फीफ्स भी कहा जाता है, वो नोबल्स को देते थे। अब क्यों देते थे? ताकि नोबल्स उन्हें लॉयल्टी और मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, क्योंकि किसी भी किंग के लिए अच्छी मिलिट्री होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और यही काम नोबल्स उन्हें प्रोवाइड करते थे, इसलिए वे नोबल्स को लैंड देते थे। अब नोबल्स उस लैंड का क्या करते थे? वे इस लैंड को नाइट्स को देते थे, और नाइट्स इसके बदले में उन्हें लॉयल्टी प्रोवाइड करते थे और साथ ही प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते थे। नेक्स्ट, ये लैंड अब नाइट्स के क्या काम का? तो वो इस लैंड को पीजेंट्स को दे देते थे। अब पीजेंट्स उसके ऊपर खेती करते थे और उसके टैक्सेस नाइट्स को प्रोवाइड करते थे, जो इन टर्न नाइट्स फिर से नोबल्स को प्रोवाइड करते थे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे। तो इस तरह से ये फ्यूडलिज्म का नेचर था। अब इस शॉर्ट डिस्कशन के बाद अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि फ्यूडलिज्म एज अ मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या था। फ्यूडलिज्म एज अ मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ हम देखेंगे कि फ्यूडलिज्म होता क्या था। जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा, ये एक डोमिनेंट मोड ऑफ प्रोडक्शन था मिडाइवल यूरोप में आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। इसने बहुत ही हद तक चेंज कर दिया था वहां की सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को, क्योंकि वहां पर किंग और उसके बाद फिर नोबल्स, उसके बाद फिर नाइट्स और उसके बाद पीजेंट्स, इस तरह से लैंड को एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था, एक दूसरे में पास ऑन किया जा रहा था, और लास्टली जो पीजेंट्स होते थे उस पर कल्टीवेशन करते थे। वहां से फिर नाइट्स टैक्स इकट्ठा करते थे नाइट्स, और फिर वो टैक्सेस को जमा करते थे नोबल्स के पास, और नोबल्स जो है वो मिलिट्री सपोर्ट और लॉयल्टी प्रोवाइड करते थे किंग्स को। तो ऐसा चलता था। अब इसमें अगर हम देखें कि सोसाइटी में क्या चेंजेस आए या क्या कैसी इकोनॉमी और कैसा स्ट्रक्चर था उस समय, तो हम पाएंगे कि लैंड बेस्ड इकोनॉमी थी, क्योंकि हमने देखा कि मेन सोर्स ऑफ वेल्थ क्या था? लैंड। और एग्रीकल्चर वहां पर मेन सोर्स था किसी भी इकोनॉमी के लिए स्टार्टिंग टाइम पर। जैसा हमने पहले भी हिस्ट्री में पढ़ा है कि एग्रीकल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स रहा है। तो ये इसी तरह से यहाँ पे भी फ्यूडलिज्म में भी लैंड का ही सारा खेल चल रहा था। किंग्स जो है वो नोबल्स को ग्रांट करते थे, और फिर नोबल्स नाइट्स को, और नाइट्स पीजेंट्स को। तो इस तरह से चल रहा था हायरार्की। हम लोगों ने पढ़ लिया कि किंग्स, फिर नोबल्स, फिर नाइट्स एंड देन पीजेंट्स आते थे। तो ये आगे हम देखेंगे कि ये सरप्लस एक्सट्रैक्शन होता था, मतलब कि जो लॉर्ड्स थे वो डायरेक्टली इंगेज नहीं होते थे किसी भी एग्रीकल्चरल लैंड पर प्रोडक्शन के लिए। लॉर्ड्स खुद नहीं जाते थे एग्रीकल्चर करने के लिए, बल्कि वो नाइट्स को वो लैंड प्रोवाइड करते थे, और नाइट्स जो है वो पीजेंट्स को ये लैंड देते थे और उनसे टैक्सेस वसूल करते थे। तो इस तरह से पूरा सिस्टम चलता था। दूसरी तरफ अगर हम ट्रेड की बात करें, तो ट्रेड जो था वो बहुत ही लिमिटेड था, क्योंकि वहां पर लोकल एरिया में ट्रेड होता था। क्यों लोकल एरिया में होता था भाई? क्योंकि वहां जो भी चीज प्रोड्यूस हुआ करता था वो वहीं कंज्यूम हो जाया करता था। तो वो इतना कुछ उन लोगों के पास फैसिलिटी भी नहीं थी, और ना वो कर पा रहे थे। वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड नहीं कर रहे थे उस समय। उस समय जो भी वो प्रोड्यूस करते थे अपने लिए ही प्रोड्यूस करते थे, और आगे उसको भेज दिया जाता था। आगे हम पढ़े फ्यूडलिज्म, प्रोडक्शन, पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम। तो इसमें हम जानेंगे कि बेसिक यूनिट जो था वो मैनोर था। प्रोडक्शन स्ट्रक्चर का बेसिक यूनिट मैनोर था। ये मैनोर क्या होता था? ये एक पीस ऑफ लैंड हो सकता था, या फार्मर का यूज करने वाला लैंड, या ऐसा कुछ लैंड, या ऐसा कोई प्रॉपर्टी जिसका यूज करके टैक्सेस को इकट्ठा किया जा सकता था, तो उसे कहते थे मैनर्स। तो ये एक सेल्फ सफिशिएंट इन फूड एंड रिसोर्सेज थे, ठीक है। Peasants were bound to the land and paid taxes or rents in kind or labor. सो हम लोगों ने पहले ही जाना कि ये सारे पीजेंट्स लोग जो हैं वो टैक्स और रेंट दिया करते थे। अगर हम पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम की बात करते हैं, तो वहां पर पॉलिटिकल सिस्टम जो था वो हाईली डिसेंट्रलाइज्ड था। क्यों डिसेंट्रलाइज था भाई? इसलिए डिसेंट्रलाइज था क्योंकि सारी पावर किंग के हाथों में नहीं थी। वो किंग जो है वो नोबल के ऊपर डिपेंडेंट था, और नोबल नाइट्स के ऊपर, और नाइट्स फर्दर पीजेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट थे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर दिखाई देता है, तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर दिखाई देता है। तो जब भी लैंड एक्सचेंज होता था, तो पावर भी उसके साथ ही एक्सचेंज होती थी। लेकिन अब इतने एक्सटेंसिव जब वो फैला हुआ था,
फ्यूडलिज्म उस पीरियड में। तो फिर क्यों, ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या रीजन रहा जो इतना बड़ा डिक्लाइन हो गया, फ्यूडलिज्म अचानक से खत्म हो गया? तो ये अचानक से हुआ नहीं, किसी भी चीज में टाइम लगता है, चाहे उसके बनने में चाहे उसके बिगड़ने में। तो वही टाइम यहाँ लगा। और डिक्लाइन जो हुआ फ्यूडलिज्म में, वो राइज ऑफ कॉमर्स इन टाउन्स, क्योंकि वहां पर उस समय में धीरे धीरे कमर्शियल प्रोडक्शन बढ़ने लगा और लोग ना हर तरह की चीजें उगाने लगे, और उन लोगों को एहसास होने लगा, पीजेंट्स को भी ये एहसास होने लगा कि हम इतनी मेहनत करते हैं और फिर हमें इसके बदले में कुछ मिलता भी नहीं है। तो ये बात उन लोगों को खटकने लगी और उन्होंने छेड़ दिया रिवोल्ट। और उसके बाद जैसा कि हम लोग ब्लैक डेथ के बारे में जानते हैं, तो ये सारी चीजें जो है एक सेट तैयार करती है कि फ्यूडलिज्म खत्म हो। ठीक है, तो यही चीज हुआ। और आप लोगों ने जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर फ्यूडलिज्म जो था वो एक डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में था। मतलब कि पहले किंग होता था, फिर नोबल्स होते थे, फिर उसके बाद फिर बाकी लोग होते थे, नाइट्स एंड पीजेंट्स। लेकिन जब टाइम चेंज हुआ तो लोग मोनार्की जो है वो स्ट्रांग होने लगी और सेंट्रल मोनार्की का स्ट्रक्चर आने लगा। तो सेंट्रल मोनार्की में इस तरह का सिस्टम पॉसिबल नहीं था, इस कारण से फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन हो गया। तो ये है एक माइंड मैप जहां पर हम देखेंगे कि कैसे हायरार्की थी, क्या पॉलिटिकल सिस्टम था, कि हायरार्की में कैसे किंग्स हुआ करते थे, फिर नोबल्स हुआ करते थे, फिर नाइट्स हुआ करते थे, देन पीजेंट्स हुआ करते थे, और फिर इन लोगों के साथ जो है वो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ करता था, और फिर म्यूचुअल ऑब्लिगेशन, मतलब कि सब एक दूसरे पर किसी न किसी वजह से डिपेंडेंट थे। ठीक है, उसी तरह से अगर हम दूसरी तरफ देखें तो पॉलिटिकल सिस्टम जो था वो हाईली डिसेंट्रलाइज्ड था, और फीफ्स यानी कि लैंड्स जो थे वो एक्सचेंज किए जाते थे फॉर सर्विस। और यहाँ पर ऐसा कोई सेंट्रल सिस्टम नहीं था, सेंट्रल मोनार्की नहीं थी जिसके तहत ये सारा काम किया जा सके। सबको राइट था, चाहे वो नोबल्स होते, चाहे नाइट्स होते, या पीजेंट होते, या किंग होते, सबके पास अपने कुछ पावर्स थे जिसका वो यूज करते थे। उसके बाद अगर हम लोग इकोनॉमी की बात करें तो वहाँ की इकोनॉमी एग्रेरियन इकोनॉमी थी, ऑब्वियसली लैंड का ट्रांसफर हो रहा था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही थी कि लैंड जो ट्रांसफर किया जा रहा है उसका यूज प्रॉपरली किया जा सके, और सही यूज तो पीजेंट ही कर पाते थे क्योंकि उस समय एग्रीकल्चरल सोसाइटी हुआ करती थी। साथ ही अगर हम ट्रेड की बात करें तो लोकलाइज ट्रेड था। अगर हम डिक्लाइन की तरफ देखें तो डिक्लाइन क्यों हुआ, तो ये कॉमर्शियल प्रोडक्शन बढ़ जाने के कारण, और टाउन्स जो है वो ज़्यादा एक्सटेंसिव तरीके से बढ़ रहे थे, और साथ ही सेंट्रल मोनार्की आने के कारण जो फ्यूडलिज्म था सेंट्रल यूरोप में उसका डिक्लाइन हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने माइंड मैप से भी समझ लिया। ठीक है, अब हमारा सेशन आज यहीं तक रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप देख लेते हैं पर लाइक शेयर वगैरह कौन करेगा? सो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और हमारे चैनल स्कॉलर्स हेवन के साथ पढ़ते रहिए। और यहाँ मैं एक 50 क्वेश्चन की सीरीज ला रही हूँ, हर एक सब्जेक्ट पे एक 50 क्वेश्चन की सीरीज लाऊंगी, जो कि इग्नू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आंसर्स होंगे और उनके मेरे एक्सप्लेनेशन होंगे। तो बने रहिए।